नमस्कार, मैं पिंकी कुलश्रेष्ठ गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज से। अभी हमने जो पिछले 2 लेक्चर हम डीसी मोटर के डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा डीसी मशीन का बेसिक कंस्ट्रक्शन, डीसी मशीन्स के टाइप। डीसी मशीन्स के 2 टाइप होते हैं, जनरेटर और मोटर। जनरेटर के बारे में प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था हमने कि जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। और अब हम पढ़ेंगे इस स्लाइड्स में डीसी मोटर के बारे में और इसके प्रिंसिपल के बारे में। जबकि हमने पिछली स्लाइड में डीसी जनरेटर, उसका प्रिंसिपल और उसके जो जनरेटेड ईएमएफ कैसे जनरेट होता है उसके बारे में पढ़ा था। कंस्ट्रक्शनली डीसी मोटर एंड जनरेटर दोनों सेम होते हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता। केवल एक से हम इलेक्ट्रिकल पावर को आउटपुट के रूप में लेते हैं और एक में इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट के रूप में लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो कंटेंट्स हम काम में ले आएंगे वो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ डीसी मोटर, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, principal diagram of DC motor, definition of back EMF, significance of back EMF, torque equation of DC motor, armature torque और shaft torque। अब पहली चीज की डीसी मोटर होती क्या है। डीसी मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को हम देते हैं और मैकेनिकल पावर आउटपुट के रूप में ले जाती है। ये वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस को रोटेट करने के काम आती है। जैसे हम घरों में भी देखते हैं, मिक्सी है, मिक्सी का जो घूमने वाला पार्ट है वो मोटर से घूम रहा है। और इसी तरह से हम वॉशिंग मशीन देखते हैं तो वॉशिंग मशीन भी घूमने वाला पार्ट है, बट उसमें जो काम आ रही है वो सारी की सारी एसी मोटर काम आ रही है। हम बात करते हैं डीसी मोटर की। अ डीसी मोटर इज एनी ऑफ क्लास ऑफ रोटरी इलेक्ट्रिकल मोटर that converts direct electrical current energy into the mechanical energy। मतलब मोटर वो डिवाइस है जो कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलाई ऑन द फोर्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उससे ये मोटर घूमती है। नियरली ऑल टाइप ऑफ डीसी मोटर हैव सेम इंटरनल मैकेनिज्म, आइदर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक टू periodically change the direction of current in the part of the motor। DC motor were the first form of motor widely used as they could be powered from existing direct current lighting पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डीसी जो हमारी जो डीसी करंट है वो लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन में डीसी को ही हमने प्रीफर करा था, एसी बाद में आई थी। और डीसी मोटर्स स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड ओवर द वाइड रेंज यूजिंग आइदर द वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज और चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द फील्ड वाइंडिंग। डीसी जो मोटर है उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं, काफ़ी वाइड रेंज तक चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए या तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर दो या इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसका जो फील्ड वाइंडिंग में करंट है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज करने से उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स से उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगा। ये हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि इस डीसी मोटर की स्पीड को कैसे चेंज किया जाता है। इन शॉर्ट, डीसी मोटर वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है और ये मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस को घुमाने के काम में ली जाती है, रोटेशन के रूप में काम में लेते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, मोटर कहाँ कहाँ काम आती है। स्मॉल डीसी मोटर आर यूज्ड इन द टूल्स, टॉयज एंड अप्लायंसेस। जो छोटी मोटर्स होती हैं उनको हम डिफरेंट टूल्स में काम में लेते हैं, मैकेनिकल टूल्स में, टॉयज में, बच्चों के खिलौनों में और होम अप्लायंसेज जितने उसमें हम काम में लेते हैं। द यूनिवर्सल मोटर कैन बी ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट बट इट इज़ अ लाइट वेट ब्रूस्ड मोटर यूज्ड फॉर पोर्टेबल पावर टूल्स एंड अप्लायंसेस। लार्जर डीसी मोटर आर currently used in the propulsion or electric vehicles, elevator and hoist, and in drives or steel rolling mills। The advent of power electronic has made replacement of DC motor with AC motor possible। पहले ये सारी DC मोटर काम में आ रही थी, पर अब इन DC मोटर को जो ये लार्जर DC मोटर को हम जब से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वेंशन हुआ है तब से उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, AC मोटर से रिप्लेस कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डीसी कंस्ट्रक्शनली जनरेटर और मोटर दोनों सेम होते हैं।
पर हमने जनरेटर का प्रिंसिपल में देखा था कि उसमें एक परमानेंट मैग्नेट है, उसके बीच में चालक को घुमाया जा रहा है, वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट कर रहा है जिससे ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है इसमें भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट है, उसके अंदर बीच में चालक भी है, ब्रश भी है, कम्यूटेटर भी है और लोड से भी। इसमें जब हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं क्लोज सर्किट होने के कारण, ये कंडक्टर होने के कारण, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है BIL न्यूटन्स। इस फोर्स के कम्युलेटिव इफेक्ट से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, T इज इक्वल टू F इंटू R होता है। इस टॉर्क से मोटर क्या होती है, रोटेट होने के लिए मोटिवेट्स होती है। बेसिकली व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स एक्सपीरियंसेस द फोर्सेस, the cumulative effect of forces is produce torque which motivates the motor, run the motor. तो ये this is the basic principle of DC motor. तो DC मोटर बेसिकली क्या है, a machine which transform DC power into mechanical power is called DC मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, उसको मोटर बोलते हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है, उस बल का मान जो मैग्नीट्यूड होता है वो BIL न्यूटन होता है। इन बल के सामूहिक प्रभाव से इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, वो टॉर्क मोटर को घुमाने के काम में आता है। फंडामेंटली देयर इज नो कंस्ट्रक्शनल डिस्टिंक्शन बिटवीन डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। डीसी मोटर और जनरेटर में दोनों में कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर कंस्ट्रक्शनली बोथ आर सेम। द सेम डीसी मोटर विल बी रन एज अ जनरेटर और मोटर। एक मशीन जो कॉमन डीसी मशीन को ही हम मोटर और जनरेटर के रूप में काम में ले सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल डायग्राम है सिमिलर टू द जनरेटर। इसमें चुंबकीय दो परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं N और S, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक है। अब चालक को हमने जब वोल्टेज दिया तो ये धारावाही चालक बन गया। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उसके ऊपर बल लगा, बल के सामूहिक प्रभाव से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, वो टॉर्क इस चुंबकीय क्षेत्र में इसको घुमाता है। तो ये घुमा, अब इसको हम किसी शाफ्ट के थ्रू उस डिवाइसेस को दे देते हैं जिनको कि हमें घुमाना होता है। अब डेफिनेशन ऑफ बैक ईएमएफ। अब क्या होगा, जब मोटर घूमने लगती है तो जब मोटर का जो आर्मेचर है वो घूमेगा, वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा। लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा मीन्स कि इसमें एक ईएमएफ जनरेटर होगा। वो ईएमएफ का क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट में होती है। इसके अपोजिट में होने के कारण इसको बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ बोलते हैं। When the armature of DC motor rotates under the influence of the driving torque, the armature conductors move through the magnetic field and hence EMF induced in them as in generator. The induced EMF acts in the opposite direction of the applied voltage, so it is called back EMF or counter EMF, which is denoted by the EB. The equation to find out back EMF in a DC motor is given below. The same generated equation होती है जो कि जनरेटर की है, वो जनरेटेड इसमें बैक EMF की होगी with the value of magnitude of EB is equal to phi ZNP upon 60A is always less than the applied voltage, although this difference is small when the motor is running and under normal condition. जो बैक EMF का जो वैल्यू है वो EB is equal to P phi ZN upon 60A होती है, जिसका कि मान V से कम होता है जब मोटर नॉर्मल कंडीशन में रन कर रही हो। इन शॉर्ट बैक EMF क्या होता है, जब भी मोटर का जो आर्मेचर पार्ट घूमेगा तो वो लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा। लाइंस ऑफ फ्लक्स को कट करेगा तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ एक ईएमएफ जनरेट होगा। वो जनरेटेड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होगी, सो इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ। और उसका जो इसको जो डिनोट किया जाता है वो ईबी से डिनोट किया जाता है, जिसका कि मैग्नीट्यूड phi ZNP अपॉन 60A होता है। अब इस सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ क्या होता है कि बैक ईएमएफ को हम क्यों इसमें इसका महत्व क्या है, इसको समझने के लिए क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू EB प्लस IA होता है, अगर स्टार्टिंग में EB का मान 0 होगा तो V अपॉन RA है। अब क्योंकि मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा
तो ये क्या होगा, आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर ए हो जाएगा। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है और वो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने के कारण इस करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि आर्मेचर को डैमेज कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में आर ए के सीरीज में स्टार्टर लगाकर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाता है, पर जैसे जैसे ईएमएफ जनरेट होने लगता है तो ये क्या, ईबी की वैल्यू, जैसे मोटर घूमेगी ईबी की वैल्यू बढ़ने लगेगी जीरो से धीरे धीरे, और जो स्टार्टर है वो कट ऑफ हो जाएगा और मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर रन करना शुरू कर देगी, अपने आर्मेचर रेजिस्टेंस पर रन करेगी। तो ईबी का वैल्यू, ईबी हमारे इसको अपने नॉमिनल उस करंट पर चलाने के लिए बहुत वैल्यू करता है, आर्मेचर करंट को कंट्रोल में रखता है। द प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ मेक्स द मोटर, डीसी मोटर एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग मशीन। इट मेक्स द मोटर टू ड्रॉ मच आर्मेचर करंट एज इज जस्ट सफिशिएंट टू डेवलप द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द लोड। जितना टॉर्क इसको चाहिए होता है वो हम ईबी के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं by the controlling the armature current. When the motor is running on no load, small torque is required to overcome the friction and windage losses. Therefore, the armature current IA is small and the back EMF is nearly equal to the applied voltage. If the motor is suddenly loaded, the first effect is to cause the armature to slow down. Therefore, the speed at which the armature conductors move through the field is reduced, and hence the back EMF EB falls. The decreased of back EMF allow the large current to flow through the armature, and larger current means the increasing the ड्राइविंग टॉर्क। अगर हमारा लोड ज़्यादा आ जाता है तो इसके आर्मेचर करंट की वैल्यू को ये क्या करेगा, लार्ज करेगा, जिससे क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि टी इज प्रोपोर्शनल टू तो फाई आई ए होता है, इससे टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और हमारी मोटर एक सेफ मोड में चलती रहेगी। द ड्राइविंग टॉर्क इंक्रीजेज द मोटर स्लो डाउन। द मोटर विल स्टॉप slowing down when the armature current is just sufficient to produce the increase the torque required by the load. अब थर्ड कंडीशन क्या है, इफ द लोड इज ऑन द मोटर इज डिक्रीज। अगर लोड कम हो जाता है तो क्या होता है, द ड्राइविंग टॉर्क इज मोमेंटली एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मेचर इज एक्सेलरेटेड। जैसे जैसे अगर एकदम से मोटर लोड धीमे हो गया तो वो जो इसका जो टॉर्क है वो ज्यादा होगा एक टाइम के लिए। एज द आर्मेचर स्पीड इंक्रीज द बैक ईएमएफ आल्सो इंक्रीज एंड कॉज द आर्मेचर करंट डिक्रीज। The motor will stop accelerating when the armature current is just sufficient to reduce the required by the load. Therefore, the back EMF in the DC motor regulates the flow of armature current. It automatically changes the armature current to meet the load requirement. इसका मतलब कि जो लोड की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा बैक EMF एक्ट करता है, जिससे कि आर्मेचर करंट को कंट्रोल करते हैं और आर्मेचर करंट को कंट्रोल करके इसके टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या होता है, टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर की टॉर्क इक्वेशन क्या है, क्योंकि मोटर घूम रही है, घूमना मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होना, उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हेन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ डीसी मोटर कैरी करंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेटर फील्ड फ्लक्स, a mechanical torque is developed between the armature and the stator. Torque is given by the product of the force and the radius at which this force is acted. मतलब जब टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है F इंटू आर, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जहाँ पर की रेडियस जिस पर की ये फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये उन दोनों का मल्टीपल होता है। T इज इक्वल टू F इंटू आर न्यूटन मीटर, वेयर द F इज फोर्स एंड R is the radius of the armature. अब work done by this force, one revolution is equal to force into distance. force F है, distance हमारा क्या है, सर्कुलर होने के कारण इसका circumference के उस पर काम करेगा, which is 2 pi r. 2 pi r is the circumference of armature. Net power developed in the armature, work done per time. तो हमारा ये हो गया फोर्स इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इंटू टाइम, तो वो हमारे पास क्या आ गया, F इंटू 2 पाई आर इंटू एन बाय 60। मतलब यहाँ पर हमने फोर्स, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन, पर टाइम हो गया हमारा 60। बट द F इंटू आर जो हमारा T है, F इंटू आर है, 2 पाई एन अपॉन 60 एंगुलर वेलोसिटी है इन रेडियस पर सेकेंड। पुटिंग दीज इन द अबव इक्वेशन, नेट पावर डेवलप्ड बाय द आर्मेचर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू T ओमेगा। F इंटू आर, F इंटू आर इज कॉल्ड टॉर्क
and 2 pi n is called angular velocity, which is denoted by the omega, which is t into omega is called power. तो p आर्मेचर में जो पावर डेवलप हो रही है वो p इज इक्वल टू t इंटू ओमेगा होगी. अब आर्मेचर टॉर्क क्या होता है? जो आर्मेचर पर डेवलप्ड टॉर्क है, जो आर्मेचर तक डेवलप हो रहा, वो हमने जो पीछे पढ़ा वो तो था नेट टॉर्क डेवलप्ड, बट जो आर्मेचर के ऊपर जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो द पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर कैन बी गिवन पी ए इज इक्वल टू टी ए इंटू ओमेगा. वो हमने पिछली अभी डिराइव करी थी, वो हमारी आई थी टी ए इंटू टू पाई एन अपॉन 60. द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर. तो मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर. दैट मीन्स टी ए into 2 pi n upon 60 is equal to EBIA. EB is a electrical power. EBIA is electrical power. Then we know EB is equal to 5 Z and P upon 60 है. वो हमने इसमें वैल्यू रख दी 5 Z and P upon 60 into IA यहाँ पे रख दिया हमने. तो अब रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, तो TA जो आर्मेचर टॉर्क है वो PZ upon 2 pi A into 5 IA न्यूटन मीटर के रूप में आता है. द टर्म Pz 2 pi a is practically constant for the DC machine. Thus, the armature torque is directly proportional to the product of flux and the armature current. मतलब TA is proportional to the phi Ia. TA is, these values are constant for a motor. P is a number of poles. Z is a total number of conductor. 2 pi is also constant. A is a number number of parallel paths in the आर्मेचर. तो ये क्या हो गया? दिस इज कांस्टेंट. तो टी ए इज प्रोपोर्शनल टू द फाई आई ए. ये जो टी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द फाई आई ए, ये हम इसकी करेक्ट मोटर के करेक्टरिस्टिक्स को जब डिराइव करेंगे उसके लिए ये एक पहली इक्वेशन आती है, टी ए इज प्रोपोर्शनल टू द फाई आई ए. अब शाफ्ट टॉर्क क्या होता है? एक नॉर्मल टॉर्क, फिर आर्मेचर में टॉर्क डेवलप हो गया. वो आर्मेचर टॉर्क किसको ट्रांसफर होता है? शाफ्ट को होता है. वो शाफ्ट से फिर डिवाइस में ट्रांसफर होता है. तो पर एक्चुअल जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो आर्मेचर टॉर्क से कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रांसफर, ड्यूरिंग ट्रांसफर इसमें लॉसेज होते हैं. ड्यू टू द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज इन अ डीसी मशीन, द टोटल डेवलप्ड आर्मेचर टॉर्क इज नॉट अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द मशीन. मतलब जो आर्मेचर टॉर्क पे, जो टॉर्क आर्मेचर पर डेवलप हो रहा है वही टॉर्क शाफ्ट को मिलना चाहिए कायदे से. पर होता क्या है? ड्यूरिंग आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस, इसमें ये दोनों लॉसेस इसमें होते हैं. उनके कारण क्या होता है? जो आर्मेचर लॉस है वो आर्मेचर टॉर्क एज इट इज शाफ्ट टॉर्क तक नहीं पहुंच पाता, ये रिड्यूस फॉर्म में पहुंचता है. सम टॉर्क इज लॉस्ट एंड देयरफॉर शाफ्ट टॉर्क इज ऑलवेज लेस देन द आर्मेचर टॉर्क. जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो हमेशा आर्मेचर टॉर्क से कम होता है. शाफ्ट टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर इज गिवन बाय TSH is equal to output in the watts upon 2 pi n upon 60, where n is a speed in RPM.